एपिसोड में हमने जूठन खंड 2 की लेखकीय भूमिका की चर्चा करी थी। आज सीधा मूल पाठ पर चलते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जोहार। चलिए, शुरू में ही इसमें एक तिथि दी गई है, यदि आपको दिख रही हो, 18 नवंबर 2012। इसका क्या औचित्य है फिलहाल मुझे नहीं मालूम। चंद्रपुर महाराष्ट्र से मेरा तबादला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून हो गया था। 1 जुलाई 1985 को मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यभार संभाल लिया था। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक नई परियोजना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून को मिली थी। रूसी तकनीक के आधार पर T-72 और BMP-2 टैंकों के विजन डिवाइसेस के निर्माण का कार्य इस परियोजना का उद्देश्य था। मुझे मेरे ही कार्य का क्षेत्र मिला था। वैसे तो ये ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस थी और मेरी शिक्षा व अनुभव मैकेनिकल क्षेत्र के थे, लेकिन मुझे एक नया काम करने का अवसर मिल रहा था, इसीलिए मेरे लिए एक नया अनुभव था। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का अध्ययन, उनकी संरचना तथा उनसे जुड़े अन्य कार्य मुझे सौंपे गए थे। सभी दस्तावेज रूसी भाषा में थे, जिनका अनुवाद साथ साथ अनुवादकों की टीम कर रही थी। रूसी विशेषज्ञों का भी एक दल हमारे साथ काम कर रहा था। तो ये उन्होंने अपने काम का जितना भी ब्यौरा है वो दिया है, टेक्निकल टर्म्स हैं ज्यादातर। मुझे ये काम रुचिकर लगा था क्योंकि उसमें कुछ नया सीखने की गुंजाइश थी। दिन भर व्यस्त रहना पड़ता था। मेरे कई पूर्व साथी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अन्य ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से प्रोजेक्ट के लिए आ चुके थे। नरेश अग्रवाल, VK अग्रवाल जबलपुर की फैक्ट्रियों से स्थानांतरित होकर आए थे। अनिल भारद्वाज और VK धमीजा चंद्रपुर से आए थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर में हम एक ही अनुभाग में थे, मतलब डिपार्टमेंट में थे। एक साथ एक्सप्लोजिव उत्पादन में काम किया था। मेरे पुराने मित्र विजय बहादुर सोल, जो इनके साथ जबलपुर में ट्रेनिंग सेक्टर में भी थे, जिसके साथ मैं जबलपुर में प्रशिक्षण के दौरान रहा था, वे भी काफी समय से इसी फैक्ट्री में थे। हम दोनों में गहरी और पारिवारिक आत्मीयता थी। पहला दिन मेरे लिए काफी उत्साहवर्धक रहा क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र की शुरुआत इसी फैक्ट्री से की थी। और भी अनेक पूर्व परिचित कर्मचारी थे जिनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पिछले 17 वर्ष के बाद देहरादून लौटा था। काफी कुछ बदल गया था, लेकिन जो नहीं बदला था वह थी लोगों की मानसिकता, जो उसी पुराने ढर्रे पर चल रही थी। तो ये जिक्र उन्होंने देव भूमिका, हमने लेखकीय भूमिका में भी इसकी चर्चा की थी कि किस तरीके से यहाँ पर आधुनिकीकरण तो हुआ शहर का, लेकिन मानसिकता का आधुनिकीकरण अभी नहीं हो पाया। मेरे ज्वाइन करने का निर्माणी आदेश जैसे ही प्रकाशित और वितरित हुआ, मुझे एहसास हुआ कि लोगों में मेरे उपनाम को लेकर एक अजीब सी सुगबुगाहट है, जिसे कानाफूसी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरी जाति के किसी व्यक्ति को इस पद पर देखने के वे अभ्यस्त ही नहीं थे। ऊपर से वाल्मीकि उपनाम उनके गले ही नहीं उतर रहा था। अर्थात वाल्मीकि उपनाम लगाने का मतलब कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि वे अपने आप को हिचक नहीं रहे हैं कि वे वाल्मीकि समाज से हैं, और यहाँ तक कि अपने समाज का नाम ही उपनाम के तौर पर इन्होंने लगा रखा है। तो इस कॉन्फिडेंस को हजम करने में लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। एक अजीब सी स्थिति थी। मैं एक सम्मानित पद पर इस फैक्ट्री में आया हूँ, वह भी एक विशिष्ट योग्यता के साथ। यह बात लोगों के गले ही नहीं उतर रही थी। वह इसे आरक्षण द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के साथ जोड़कर देख रहे थे। मेरी पढ़ाई लिखाई, प्रशिक्षण, अनुभव के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मेरे लिए यह सब एक अलग तरह का अनुभव था। छात्र के रूप में, प्रशिक्षण के दौरान साहित्यकार के रूप में जो उन्होंने झेला, वो एक अलग तरह का अनुभव था, जिसमें काफी दर्दनाक पीड़ाएं भी उन्हें हुई, लेकिन एक वैज्ञानिक के तौर पर भी उन्हें वही सब कुछ झेलना पड़ रहा था कि ये विज्ञान का क्षेत्र था, ये साहित्य या बाकी चीजों का क्षेत्र नहीं था। तो वैज्ञानिक सोच के लोग भी विज्ञान पढ़ते तो हैं, लेकिन सोच से वैज्ञानिक नहीं है, कहने का ये मतलब है। यहाँ पर डिजाइन ऑफिस में मेरी पोस्टिंग हुई थी, जिसके प्रभारी जेठी जी थे। 30 वर्षों से वे इसी अनुभाग में थे। ऑफिस में अनेक पदों पर रहते हुए प्रभारी बने थे,
इसीलिए अनुभवों का दायरा भी व्यापक होगा, ऐसा कोई भी सोच सकता था। जब मैं उनसे मिला तो वे एक अजीब सी गर्वीली मुस्कान में बात कर रहे थे, जिसमें अहम भाव ज्यादा था। मेरी योग्यता को लेकर भी उनके मन में संदेह था, जो मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था। पहला प्रश्न ही अजीब तरह का था। उन्होंने कहा, यहाँ डिजाइनिंग का काम होता है, आप कर पाएंगे? क्यों? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? शायद आपको जानकारी नहीं है, मैंने इसी क्षेत्र में मुंबई से प्रशिक्षण लिया है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर में यही काम करता हूँ। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे वे मेरी किसी बात पर विश्वास करने के मूड में ही नहीं थे। शायद पहले से ही ये मानकर चल रहे थे, वाल्मीकि वह भी डिजाइनर। उनकी कल्पना से बाहर था एक वाल्मीकि का इस पद पर आना। किस तरह का काम किया है अभी तक? जेठी जी ने बिना मेरी बात सुने अगला सवाल किया। मुझे लगा कि ये श्रीमान वही सुनना चाहते हैं जिसके वे आदी हैं, इसलिए मैंने साफ साफ कहा, छोड़िए इन बातों को, आप जो भी काम देंगे मैं करूंगा। मेरे इस आत्मविश्वास से जैसे वे कुड़ गए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी भावभंगिमा परिलक्षित हुई थी। चैलेंज करने की मुद्रा में बोले, मिस्टर, यहाँ डिजाइनिंग का काम है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। साथ ही रशियन ड्राइंग्स हैं जिन्हें समझना हर किसी के बस का नहीं है। क्षण भर को लगा जैसे मेरे भीतर जज्ब आक्रोश एकदम फट पड़ेगा, लेकिन मैंने जल्दी ही स्वयं के जज्बातों पर काबू कर लिया था। पहले ही दिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जो ऑफिस के अनुशासन के खिलाफ जाए। मैंने शांत स्वर में कहा, जी मानता हूँ, लेकिन धन्यवाद, आपने मेरी जानकारी बढ़ाई कि ऑफिस में ऐसे भी काम होते हैं जिनमें दिमाग की जरूरत नहीं होती। तो खंड 1 में हमने देखा था, वो कहते हैं कि वो इस तरह के चीजों पर उलझ पड़ते थे पहले, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने शांत रहना सीखा और प्रतिरोध के दूसरे तरीके ढूंढे। तो ये एक बेहद व्यंग्यात्मक शैली है कि कितने व्यंग्यात्मक तरीके से वे उन्हीं की बात उनके ऊपर रख देते हैं। तो ये एक विरोध का तरीका है जो एक बेहद सटीक और मारक है। आपको ऐसे खंड 2 इन घटनाओं से, इन प्रसंगों से एकदम भरे हुए दिखेंगे, तो ध्यान से सुनिए और ये देखिए कि प्रतिरोध के तरीके किस किस तरीके से हो सकते हैं। वे आगे कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। उन्होंने एक कागज मेरी ओर बढ़ाया, यह सोचकर कि काफी कठिन काम होगा मेरे लिए। पूरे रौब-दाब से बोले, इसे स्टडी करके बताओ कि यह काम आप कब तक पूरा कर देंगे। मैंने कागज उनके हाथ से लेते हुए सरसरी तौर पर उसे देखा और उन्हें आश्वस्त करने के उद्देश्य से कहा, स्टडी और डिजाइनिंग साथ साथ हो जाएंगे। मेरे एक एक शब्द से जैसे वे चिढ़ रहे थे, जबकि मैं सहज रूप से बात कर रहा था। फिर भी कब तक हो जाएगा? उसने आदेशात्मक लहजे में कहा, आपको कब तक चाहिए वे भी बता दीजिए। मैंने उनसे ही पूछ लिया। 2 दिन से ज्यादा नहीं। उन्होंने उंगलियों के बीच फंसी सिगरेट का कश लेते हुए ऐसा दिखाने की चेष्टा की जैसे मुझे अपने जाल में फंसाकर दबोचना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे आत्मविश्वास ने उन्हें धराशायी कर दिया था। मैंने कहा, आज शाम से पहले आपकी मेज पर होगा, निश्चिंत रहें। जेठी जी हक्के बक्के होकर मेरी ओर देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये काम 3-4 दिन से पहले पूरा ना हो सकता है, और यह पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है कि आज ही हो जाएगा। दरअसल वह मेरी जाति के साथ मेरी योग्यता को जोड़कर देखने के लिए अभिशप्त थे, जो उनके प्रत्येक शब्द से झलक रहा था। तो ये एक प्रतिरोध का तरीका और व्यंग्यात्मक सटीक मारक शैली में उन्होंने लिखा है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे हमारी किस्मत में ही ये अभिशाप लिखा है, हम तो अभिशप्त हैं जातिवाद झेलने के लिए। लेकिन इसके विपरीत ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं जाति झेलने के लिए अभिशप्त नहीं हूं, आप जातिवाद फैलाने के लिए अभिशप्त हैं। देख रहे हैं कितनी मारक व्यंग्यात्मक सटीक शैली है ये। मैंने अपनी सीट पर बैठकर अपना काम शुरू कर दिया था। लगभग 1 घंटे में डिजाइन तैयार हो गया था। जैसे ही काम खत्म हुआ, मैंने वह डिजाइन उनके सामने रखकर कहा, यदि कोई परिवर्तन चाहते हैं या आपके अनुकूल नहीं है तो बता दीजिए, मैं संशोधन कर दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से यह एकदम सही है। इसके बाद मैं ऑफिस से बाहर निकल गया। मेरे ऑफिस के पास ही कथाकार
मदन शर्मा जी का ऑफिस था। मैं उनके पास जाकर बैठ गया था। मेरे सरनेम को लेकर पूरी फैक्ट्री में चर्चा थी। सभी गैर दलितों में ही नहीं, मेरी अपनी जाति के कर्मचारी भी हैरान थे कि वाल्मीकि सरनेम वाला ये कौन है और कहां से आया है। कुल मिलाकर स्थिति मेरे लिए काफी उत्तेजक थी। और ये स्थिति उत्तेजक क्यों थी? सबको ऐसा लग रहा था कि ये तो वाल्मीकि सरनेम के साथ आए हैं, तो दूसरों को यदि आत्मविश्वास हजम नहीं होता उच्च जातीय वर्ग के का अहम रखने वालों के लिए, तब तो समझ में आता है। लेकिन स्वजाति वाले भी इनको देखकर हैरान थे। वे इसीलिए कि कहाँ हम तो अपने जातिगत विशेषता के कारण दब्बू पने में रहते हैं, और कहाँ ये वाल्मीकि सरनेम लगाकर भी इतना कॉन्फिडेंट, इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ। तो ये सभी के लिए एक अचंभित वाली स्थिति थी, और खुद वाल्मीकि जी के लिए भी। मुझे जो ऑफिस मिला था वह प्रशासनिक भवन में था। वहीं विजिलेंस अनुभाग में मेरी ही जाति के रमेश कुमार और राम स्वरूप थे, जो एक वरिष्ठ अधिकारी के पीए थे। वे दोनों भी इसी भवन में बैठते थे। रमेश कुमार जी और राम स्वरूप जी ठीक ठाक पदों पर थे, लेकिन दोनों ही अपने समाज से कटे कटे रहते थे, किसी से मिलते जुलते ही भी नहीं थे। जब उन्हें यह पता चला कि कोई ओम प्रकाश आया है जिसका सरनेम वाल्मीकि है, तो वे गोपनीय तरीके से मुझसे मिले थे। वह भी मेरे ऑफिस में नहीं, बल्कि प्रशासन भवन के गलियारे में। तो ये रमेश कुमार जी और राम स्वरूप जी, दो लोगों का इन्होंने जिक्र किया है जो ठीक ठाक पदों पर थे। ठीक ठाक पदों पे होने का मतलब है, मतलब पढ़ाई लिखाई भी सुचारू रूप से थी, लेकिन आत्मबल की कमी थी। सीधे तौर पर वाल्मीकि जी से मिलने में उन्हें हिचक महसूस हो रही थी कि लोग पूछेंगे कि आखिर तुम वाल्मीकि से मिलने क्यों गए, क्या बात है। इसीलिए गलियारे अर्थात कॉरिडोर्स में मिले। जब वे मुझसे बात कर रहे थे तो बार बार सावधानी पूर्वक इधर उधर देख लेते थे, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। वे दोनों बेहद डरे हुए थे। उनकी इस हरकत को मैंने ताड़ लिया था और मजा लेने के लिए उनसे कहा था, यदि मेरे साथ बात करने से आपकी प्रतिष्ठा पर आंच जाती है तो कृपया आगे से हम नहीं मिलेंगे। आप लोगों को समाज से डर लगता है तो लगे, मुझे नहीं लगता। तो ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनका जिक्र खंड 1 में भी वाल्मीकि जी जगह जगह करते चलते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो अपनी जाति को छुपाकर अपने जातीय लोगों से दूर रहते हैं, अलग थलग से रहते हैं, कटे कटे से। तो ये दो लोगों का वही जिक्र है। अरे नहीं भाई साहब, यहाँ का माहौल से आप परिचित नहीं हैं, अभी नए नए आए हैं आप। जैसे ही लोगों को जाति का पता चलता है उनका व्यवहार बदल जाता है, तब बहुत बुरा लगता है। राम स्वरूप जी ने मन में छिपी पीड़ा व्यक्त की थी, जिसमें रमेश कुमार जी की भी सहमति थी। मैंने जोर देकर कहा, देखिए, जाति को लेकर समाज में जो स्थिति है मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना डरोगे लोग उतना ही तुम्हें डराएंगे। एक बार मन से डर निकाल दो, फिर देखो तुमसे डरने लगेंगे। डर डर कर हजारों साल से जी रहे हो, क्या मिला? पढ़ लिख कर अच्छे पद पर काम कर रहे हो, फिर भी डरे हुए हो। अपने भीतर के हीन बोध से बाहर आकर देखो भाई, यह भी कोई जिंदगी है? हर वक्त सिर्फ इस चिंता में घुलते रहो कि सामने वाला आपकी जाति के कारण आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। जरा एक बार विरोध करके तो देखो, शायद स्थिति में कोई अंतर आ जाए। जिस बात से टकराना चाहिए उससे डरकर भाग रहे हो, क्यों? इससे मुक्त होने का क्या यही रास्ता बचा है कि समस्या से पलायन करके भाग लो? इससे क्या समस्या खत्म हो गई? नहीं, खुलकर कहो, जो भी कहना है अपनी काबिलियत साबित करो, स्थितियां बदलेंगी। यही तो जीवन संघर्ष है। तो देखा आपने, यहाँ पर वाल्मीकि जी भी इस बात की पैरवी करते हैं कि पलायन करना समस्या का समाधान कतई नहीं है। अपने लोगों से ही कट कर रहना, अपने समाज से अलग हो जाना, इसमें क्या, ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं। यदि मैंने पहले भी कहा था, जाति खुल जाए और आपकी पहचान लोगों के सामने आ जाए तब ज्यादा शर्मिंदगी होती है, ज्यादा बेइज्जती होती है। और ये प्रसंग मैं बार बार दोहराते चलूंगी जहां पर भी इस तरह का वाक्य आएगा। वे चुपचाप मेरी बात सुन रहे थे, लेकिन मेरी उन बातों का असर नहीं हुआ था उन पर।
ये मैंने समझ लिया था। मैं जानता था ऐसे लोगों की कमी नहीं जो समस्या से टकराने के बजाय उससे भागकर या तो अपनी पहचान छिपा लेते हैं या अपना सरनेम बदलकर गलत फहमियों में जीने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोग ना समाज में कोई बदलाव ला सकते हैं, ना दूसरों के लिए कोई विकल्प ही ढूंढ सकते हैं। बस अपने दड़बे में दुबक कर किसी तरह जीने की कोशिश भर करते रहते हैं। कुछ दिन बाद पता चला कि वे सरकारी नौकरी में वाल्मीकि हैं और बाहर की दुनिया में ईसाई। इसलिए वाल्मीकि समाज से दूर होते जा रहे हैं। अपनी पहचान के खुल जाने के भय से न वे घर के रहे थे न घाट के। उनसे मिलकर मुझे एक गहरी पीड़ा का एहसास हुआ था। हालांकि रिकॉर्ड्स में ये मेंशन होता है कि आप वाल्मीकि हैं और बाहर की दुनिया में इन्होंने अपने आप को ईसाई घोषित कर रखा था या साबित कर रखा था। लेकिन फिर भी यदि कभी रिकॉर्ड्स चेक हो जाएं तो तब क्या होगा? रिकॉर्ड्स तो ऑफिस में रहते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। इस चीज का भी इनको डर लगा रहता होगा। तो एक अजीब सी मनस्थिति है। दूसरे दिन जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा, लगभग पूरा स्टाफ अपने अपने काम में लग चुका था। जेठी जी अपनी सीट पर नहीं थे। तभी जेठी जी के फोन की घंटी बजी। एक स्टाफ ने फोन उठाया। हेलो जी, ठीक है, वाल्मीकि जी, पद्मनाभन साहब के ऑफिस से फोन है, साहब बुला रहे हैं। स्टाफ कर्मी ने फोन रखते हुए सूचना दी। पद्मनाभन जी मेरे बॉस थे। डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर थे तो दक्षिण भारतीय, लेकिन बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी तथा दक्षिण की सभी भाषाओं पर कमाल का अधिकार रखते थे। सांवले रंग के लंबे स्मार्ट अधिकारी जो पहली ही मुलाकात में अपना प्रभाव छोड़ देते थे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि वाल्मीकि जी का साहित्य विद्रोह का और ब्राह्मणवाद के विरोध का साहित्य है, लेकिन इसमें घृणा लेश मात्र भी नहीं है। और यहाँ पर इस बात को वे साबित करते हैं कि उनके बॉस हैं, लेकिन उनकी जो चारित्रिक खूबियां हैं उसे बतौर इन्होंने एक साहित्यकार बखूबी मेंशन किया है। जैसे ही मैं उनके कैबिन में घुसा तो देखा कि जेठी जी पहले ही वहां बैठे हुए हैं और मेरे द्वारा बनाया गया डिजाइन पद्मनाभन जी के सामने रखा है, जिस पर जगह जगह पेंसिल से गोले बने हैं। स्थिति समझने में मुझे देर नहीं लगी थी कि इस डिजाइन की चीर फाड़ कराने और मेरे खिलाफ माहौल बनाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। जीवन की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से गुजरते हुए मेरी तकलीफदेह स्थितियों से कैसे निपटना है यह मैं सीख चुका था। इसलिए स्वयं को शांत रखा और किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगा था। तो ये सब वो चीजें थी। अब ये एक ऐसी चीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जेठी जी है जो उनके सीनियर हैं, इस पद पर आने के लिए वो काबिलियत भी रखते हैं, पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सोच वैज्ञानिक नहीं है, पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। एक काबिल इंसान के होने का फायदा क्या यदि आप अपनी सोच बदल नहीं सकते? उस पढ़ाई लिखाई का भी क्या फायदा जो आपको एक संकुचित दायरे से निकाल के बाहर ना कर सके? मुझे देखते ही पद्मनाभन जी ने सवाल लगा, इट इज योर डिजाइन? ये आपका डिजाइन है सर, मैंने सहज रूप से कहा। विल इट वर्क स्मूथली? क्या यह बिना किसी रुकावट के काम करेगा? पद्मनाभन जी ने प्रश्न किया। व्हाई नॉट सर, क्यों नहीं सर, मैंने तत्परता से उत्तर दिया। आर यू श्योर? आप निश्चिंत हैं? सर, मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। बैठिए। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। कुछ देर वे डिजाइन को सूक्ष्मता से देखते रहे। कुछ क्षण के बाद बोले, आर यू अवेयर दिस फैक्ट्री इज वर्किंग ऑन इट्स ओन स्टाइल विथ सम डिफरेंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज? क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री अपनी और पुरानी शैली में कुछ अलग उत्पादन सुविधाओं के साथ काम करती है? पद्मनाभन जी ने मेरी ओर तीखी नजरों से देखते हुए सवाल किया। ज्यादा नहीं जानता सर, इस फैक्ट्री में मेरा ये दूसरा ही दिन है। मैंने इत्मीनान के साथ स्वीकार किया। ओके, इट इज बेटर यू शुड टेक अ राउंड ऑफ द प्रोडक्शन सेक्शंस ऑफ दिस फैक्ट्री। ओके, अच्छा होगा आपको इस फैक्ट्री के उत्पादन अनुभागों को देख लेना चाहिए। पद्मनाभन जी ने मुझे मशवरा दिया। ठीक है सर, मैं इस फैक्ट्री की सुविधाओं को जानने और समझने का प्रयत्न करूंगा।
कुछ क्षण ठहरकर मैंने कहा, यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने इशारे से इजाजत दी। सर, हम एक अत्याधुनिक प्रोजेक्ट अर्थात परियोजना पर काम करने के लिए यहाँ नियुक्त हुए हैं, जो कि किसी रूसी तकनीक पर आधारित है। क्या हमें अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करना चाहिए? नई जानकारियों को अपनी कार्य प्रणाली का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए? अपनी नॉलेज, सोच और मानसिकता को इस नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर नहीं चलना चाहिए? तभी हम अपने आप को नई दृष्टि के और नई टेक्नोलॉजी के साथ चला पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। यदि हम पुराने और आउटडेटेड सिस्टम के साथ नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो हो सकता है कहीं पिछड़ जाएं। जापान ने इस दृष्टि को जिस तरह विकसित किया है, आज गुणवत्ता में वह कहां से कहां पहुंच गया है। इसलिए हमें अपनी सोच और कार्य प्रणाली को विश्लेषित करना चाहिए। ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर मेरी ये बातें गलत हैं तो आप जो भी निर्देश देंगे मुझे मान्य होगा और मैं उसी के अनुसार काम करूंगा। पद्मनाभन जी अवाक होकर मेरी बात सुन रहे थे। उन्होंने भीतर तक बेध देने वाली नजरें मेरे चेहरे पर टिका दी। शायद मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, जिसमें मेरी बात से सहमति की झलक थी। वेरी गुड मिस्टर वाल्मीकि, मुझे खुशी है। यही सोच और परिकल्पना तो हमें चाहिए। मिस्टर जेठी, इनकी सीट मेरे सामने वाले कमरे में लगा दो और इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दो। इनके काम में आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इट इज क्लियर? या आपको भी कुछ कहना है? पद्मनाभन जी ने आदेश दिया। ठीक है सर, जैसा आप कहें। जेठी जी ने बेहद मरिया लहजे में हामी भरी थी, लेकिन उनका चेहरा उतर गया था। वे बिना कुछ कहे उठकर चल दिए थे। जाहिर सी बात है, दूसरे ही दिन ये गजब का कॉन्फिडेंस कि अपने बॉस को मशवरा दें। जेठी जी के लिए ये हजम करना बेहद मुश्किल रहा होगा, लेकिन ये आत्मबल हमें अपने अंदर भी जगाना है। पद्मनाभन जी के आदेशात्मक निर्णय से जेठी जी को गहरा आघात लगा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पूरे दफ्तर में उनके ही फैसले और आदेश चलते थे। कोई उनकी अवहेलना नहीं कर सकता था। यह मैंने पहली ही मुलाकात में अच्छी तरह जान लिया था, लेकिन मेरे मामले में वे असफल रहे थे और भीतर ही भीतर बुरी तरह कुढ़ गए थे। दरअसल जेठी जी पहले ही दिन ऐसा कुछ करना चाहते थे कि मैं उनकी अधीनता स्वीकार करके उनके सामने समर्पण कर दूं, लेकिन उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी की थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सरनेम को लेकर वे कुछ ज्यादा ही पूर्वाग्रही हो गए थे। उन्हें लगा कि मैं आरक्षण की बदौलत यहाँ तक पहुंचा हूँ। जैसा कि अक्सर सरकारी दफ्तरों में लोग दलित वर्ग से आए कर्मचारियों, अधिकारियों के प्रति अपनी राय बना लेते हैं, वहीं गलती जेठी जी से भी हुई थी। इसलिए मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मिस्टर जेठी को नाराज नहीं करना है। आखिर तो कार्यालय में वे मेरे वरिष्ठ थे और अब काफी लंबे समय तक उनके साथ ही काम करना है। इसलिए मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि जो भी हुआ उसके लिए मौका मिलते ही मैं अपना पक्ष उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि इनका, और हर बार हर प्रसंग में मैं ये बात दोहराती चलूंगी कि इनका साहित्य विद्रोह का साहित्य तो है, लेकिन घृणा का साहित्य नहीं है। यहाँ पर वे इस चीज की जरूरत को समझते हैं कि साथ मिलकर काम करना है और लंबे समय तक जब काम करना है तो एक दूसरे को नाराज नहीं करना है। नाराज करने का मतलब ये नहीं कि उनकी चमचागिरी करनी है। कहने का मतलब है एक सौहार्दपूर्ण माहौल की पहल करनी है, जिसमें सब लोग सही तरीके से काम कर सकें, क्योंकि जो कार्यभार इनको सौंपा गया है, जो काम इनको सौंपा गया था, वह बेहद महत्वपूर्ण था देश की सुरक्षात्मक दृष्टि से भी, जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अच्छी तरह समझते थे। बेशक सामने वाला कितना भी पूर्वाग्रही हो, लेकिन वाल्मीकि जी तय कर चुके थे कि एक सौहार्द माहौल बनाने की वो पहल करेंगे। तो यही बात हमारे अंदर भी होनी चाहिए। कोई आपको पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, यदि आप भी उसके लिए यही सोचते हैं कि अरे ये तो ब्राह्मण है, ये तो कोई चाल ही चल रहा होगा, ये तो कुछ गलती करने की सोच रहा होगा, तो आप भी पूर्वाग्रहों से ग्रसित ही कहे जाएंगे। तो इसीलिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की पहल कोई भी करे, उसे करनी चाहिए। सामने वाला ना करे तो आप करें, लेकिन ये चमचागिरी नहीं, इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा, ऑफिस का माहौल ही बदला हुआ था। सब लोग ऐसे बैठे थे जैसे अभी अभी किसी के अंतिम संस्कार से लौटे हैं। चुपचाप,
कोई हलचल नहीं। मुझे लगा कि शायद मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ। मैं कुछ देर अपनी सीट पर बैठा रहा, इस इंतजार में कि शायद जेठी जी कुछ कहेंगे, लेकिन जेठी जी सिगरेट के लंबे लंबे कश कुछ इस तरह खींच रहे थे जैसे आज ही पैकेट की सारी सिगरेट खत्म कर देंगे। कुछ देर में मैं भी उस माहौल का हिस्सा बनकर चुपचाप बैठा रहा, लेकिन वह खामोशी जेठी जी के धुएं में मिलकर घुटन पैदा कर रही थी। मेरे लिए ये माहौल असहनीय था। मैंने ऑफिस के लेबर को आवाज लगाई, जो सबसे पीछे रिकॉर्ड रूम में खड़ा था। इस माहौल का मजा ले रहा था। ऑफिस में मेरे आने से पूर्व जो भी हुआ होगा वह उसे सुन और देख चुका था। मेरे पास आकर लेबर ने कहा, सर देखो, मेरी सीट अभी इसी वक्त पद्मनाभन साहब के सामने वाली ऑफिस में शिफ्ट करनी है। साथ ही ये ड्राफ्टिंग मशीन भी जाएगी। आपसे अकेले ये काम नहीं होगा, 2-3 लेबर की जरूरत पड़ेगी। देखो कहाँ से लाओगे? यदि किसी से कहना है तो मुझे बता दो, मैं कह दूंगा, लेकिन यह काम अभी होना है। पद्मनाभन साहब का आदेश है, यह ध्यान रखना। मैंने आवाज थोड़ी ऊंची रखी ताकि पूरा ऑफिस ठीक से सुन ले। मेरे इस आदेश पर जेठी जी के चेहरे पर बेचैनी की रेखाएं और गहरी हो गई थी। उन्होंने पहली सिगरेट के बाद अब दूसरी भी सुलगा ली थी, मानो सिगरेट के धुएं के साथ अपने भीतर उठते शोक को भी पी जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि पहले जिक्र हो गया है कि पूरे स्टाफ में जेठी जी की ही चलती थी, सब उनके अधीनस्थ थे और वाल्मीकि जी का ये एक आत्मविश्वास उनको चुनौती दे रहा था और उनके अधीनस्थ काम करने वाले सभी लोग हैरान थे कि आज तो ऑफिस में दूसरा ही दिन है और इनकी सीट यहाँ से शिफ्ट होकर सीधा पद्मनाभन जो बिग बॉस हैं उनके सामने वाले ऑफिस में लगाई जा रही है, जो कि एक अपने आप में बड़ी बात थी। किसी की हिम्मत इतने सालों से काम करते हुए भी विद्रोह करने की नहीं हुई थी। ऑफिस के ज्यादातर लोग बरसों से जेठी जी की छत्र छाया में अपनी अपनी नौकरी किसी तरह चला रहे थे। अपने सीमित ज्ञान और शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर वे पूरी तरह जेठी जी पर निर्भर थे। शायद यही कारण था कि उनमें एक अजीब तरह का दब्बूपन समा गया था। पढ़ाई लिखाई तो थी, लेकिन जिसे कहते हैं ना, वर्क एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन्हें बहुत कम था। जबकि पहले मेंशन किया जा चुका है कि जेठी जी ने अलग अलग महकमों में काम किया था, तो जाहिर सी बात है उनकी नॉलेज भी सभी महकमों को लेकर थोड़ी थोड़ी होकर काफी ज्यादा नॉलेज उनको हो गई होगी, जिसके कारण सभी लोग उनसे दबते थे। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का यहाँ पर अलग था। जेठी जी जो कहते वे आंखें मूंद कर उस पर चल पड़ते थे, इसलिए सब सर झुकाए काम में लगे रहने की व्यस्तता कुछ ज्यादा ही दिखा रहे थे। सीट पर ऐसे चिपके थे जैसे फेविकॉल से चिपकाकर उन्हें बिठा दिया गया था। मेरे लिए यह माहौल बेहद तकलीफदेह था। एक तरह से अच्छा ही हुआ मैं दूसरे ही दिन इस घुटन से मुक्त हो गया था, लेकिन अफसोस भी था कि अपने ही साथियों के बीच इतनी जल्दी मेरे खिलाफ वातावरण बन जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। मैं तो सबके साथ मिलकर जुड़कर काम करने का पक्ष धर रहा हूँ। अलग थलग रहकर काम करने का मेरा स्वभाव नहीं था। वैसे भी मुझे विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते रहने की आदत पड़ गई थी, जो इस नए वातावरण में टूटती नजर आ रही थी, जिसके लिए मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था। लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना करना भी मेरे लिए अनुशासन के खिलाफ था। वे मेरे बॉस थे और मुझे उनके ही सिस्टम से जुड़कर अपना काम करना था। पर कहीं भीतर से एक आवाज भी आ रही थी कि जेठी जैसे व्यक्ति आगे चलकर मेरे लिए सिरदर्दी पैदा कर सकते हैं। इसलिए ये ठीक ही हुआ कि इनकी बनाई दुनिया का हिस्सा बनने से पहले ही मैं मुक्त हो गया था। तो देखा आपने, आपसी सौहार्द इनका हमेशा लक्ष्य रहा है कि किसी भी तरीके से माहौल को आपसी सौहार्द में तब्दील किया जाए, जिसके लिए वो हर संभव कोशिश करते थे। बचपन से लेकर छात्र जीवन तक, छात्र जीवन से आंदोलनकर्ता के रूप में, आंदोलनकर्ता से एक प्रशिक्षण विद्यार्थी के रूप में, फिर साहित्यकार के रूप में, हर जगह इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किए, लोगों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करी और जहां जरूरी हुआ वहां विरोध भी किया। देहरादून पहुंचकर इस एपिसोड को यही खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम कल लेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।